नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर घटनासार की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसके 4 पार्ट आ चुके हैं और उन 4 पार्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो और अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे करंट अफेयर को पढ़ना है, कैसे लंबे समय तक रिटेन रखना है, कैसे स्टैटिक पार्ट से लिंक करना है कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए और हमने पढ़ा हुआ हो, हम कंफ्यूज ना हो। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए इसमें बहुत तरीके बताए गए हैं इन 4 वीडियोज़ में कि क्या क्या ट्रिक्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट को कंटिन्यू रखा जा रहा है। पार्ट 5 है ये, और इस पार्ट 5 में डिटेल्ड में करंट अफेयर का डिस्कशन किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वाली सीरीज में हम राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करेंगे। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला करंट अफेयर क्या है कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे और उससे नई सरकार चुन के आई थी। तो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे? 18th लोकसभा। ये नंबर आपको याद रखना है, 18th लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे और तीसरी बार बने थे। कौन से टाइम? 3rd टाइम बने थे। क्या इससे पहले कोई और भी प्राइम मिनिस्टर बना है? तो हाँ, 3 बार। तो हमारे नेहरू जी इससे पहले 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, अब जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें किस पार्टी की सरकार आई थी? तो एनडीए की सरकार आई थी। एनडीए एक गठबंधन है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भाजपा और अन्य पार्टियों का गठबंधन है और इनकी सरकार बनी थी और इसको लीड कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। किस तारीख को बने थे? 9 जून। ये डेट भी याद रखनी है क्योंकि 9 जून को इन्होंने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की शपथ ली थी। तो 9 जून 2024 आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, पहली बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे नरेंद्र मोदी जी? तो 26 मई 2014 को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 9 जून 2024, 26 मई 2024। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगर किसी को सरकार बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए लोकसभा में? तो 273 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए। 545 में से 273 सीट्स चाहिए। ठीक है, अब भाजपा की कितनी सीट्स आई? 240 सीट्स आई, और उनका जो गठबंधन था उसकी टोटल सीट्स कितनी थी? 293। और गठबंधन का नाम मैंने आपको बताया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, उन्होंने मोदी जी को शपथ दिलाई और मोदी जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने? तो 20th नंबर के। ये नंबर याद रखना है। ठीक है, 20th नंबर के। और दूसरी बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, मतलब दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले नेहरू जी भी बने थे। और मैंने ऊपर आपको 2 डेट बताई थी, 9 जून और 26 मई 2014। ठीक है, इसके बाद आपको ये देखो, ये जो पॉइंट है ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब मोदी जी का शपथ समारोह था तो शपथ समारोह में उन्होंने जो हमारी मतलब इंडिया की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, एक नेबरहुड पॉलिसी और एक सागर विजन। सागर विजन की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। ठीक है, तो इसके तहत हमने अपने पड़ोसी दोस्तों, नेबरिंग कंट्रीज को इंडिया में बुलाया था शपथ समारोह में, उनको इन्वाइट किया था। तो एक बार जो भी उस कंट्री के हेड हैं उनके नाम याद कर लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे, रानिल विक्रमसिंघे आए थे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, सेरिंग टोब्गे, ये नाम याद नहीं रहता, याद रखिए। सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे। देखिए, सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे और देशों के हेड आए थे, लेकिन सेशल के उपराष्ट्रपति आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमद रफीक क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से देश के मतलब हेड आए थे एक्सेप्ट? तो सेशल के उपराष्ट्रपति आए थे। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, इंपॉर्टेंट। मालदीव बहुत न्यूज़ में था अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद मोइजू। ठीक है, इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, इंडियन नाम है, देखो, प्रविंद जगन्नाथ। नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए, यूपीपीसीएस की क्या आदत है आजकल कि वो एक तरफ टेबल बना के क्वेश्चन पूछने लगा है। तो एक तरफ क्या करेगा? कंट्री के नाम लिख देगा, उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम लिख देगा। ठीक है, तो आपको ये नाम सारे याद रखने हैं। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी ये 2 वर्ड GS2 के लिए स्पेशली, नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन की फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या है? कमेंट करके बताइए, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। देखिए, अच्छा, आगे चलते हैं। तो जो अभी नई सरकार बनी है उसमें टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं? 71। ये नंबर याद रखना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2003 में आया था। इसमें कहा गया था कि टोटल कितने % मिनिस्टर हो सकते हैं? तो टोटल
15% मिनिस्टर्स हो सकते हैं, याद रखना। मैक्सिमम टोटल 15%, किसका? लोकसभा की सीट जितनी है उसका 15% मेंबर मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ द कीवर्ड। जो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मैं बोल रहा हूँ कि जो 15% है उसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होगा। ये यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 15% मिनिस्टर्स की बात की गई है कि 15% लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, उसमें क्या प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं कि नहीं? हाँ, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे अभी मंत्रिमंडल बना है उसमें 7 लेडीज़ हैं। कितनी? 7 लेडीज़ हैं, ये याद रखना है आपको। एक और चीज़, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, मतलब एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है एनडीए गवर्नमेंट में, ठीक है। अच्छा, नया मंत्रिमंडल बना, नई सरकार बनी, 18th लोकसभा गठित होकर आई थी, ठीक है। अब 18th लोकसभा में नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं उनके पास कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो हैं, सबको पता है। इसके अलावा उनके पास परमाणु ऊर्जा का विभाग है और अंतरिक्ष से रिलेटेड विभाग है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड विभाग किसके अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता है। और ऐसे विभाग जो किसी को बांटे नहीं गए हैं वो किसके अंदर में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, याद रखना। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि कोई विभाग अगर किसी मंत्री को अलॉट नहीं किया गया है तो वो किसके अंडर में आएगा? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला करंट अफेयर देखो, अमित शाह के बारे में सब जानते हैं, सहकारिता, गृह मंत्री सबको पता है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं जी, ठीक है। मैं सारे मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसमें जो न्यूज़ में थे और जो पता होने चाहिए थे, ठीक है। गडकरी साहब का आपको सबको पता रहता है। गडकरी साहब किसके हैं? सड़क परिवहन राजमार्ग के हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के हैं। जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? जेपी नड्डा बने हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब कौन बने हैं? कृषि एंड कल्याण मंत्रालय, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बने हैं? शिवराज सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी यूपीएससी 2024 में एग्जाम में पूछी गई थी, 24 के एग्जाम में, ठीक है। क्या नाम है? द इंडियन वे। इंडियन वे याद कर लेना, अपने एग्जाम यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आ सकती है, बीपीएससी में भी आ सकती है, आरओ में भी आ सकती है, और कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें आ सकती है। बुक इंडियन वे किसने लिखी थी? हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने लिखी थी, ठीक है। द इंडियन वे बुक का नाम है, द इंडियन वे, ठीक है। अब मनोहर लाल जो कि पहले महाराष्ट्र के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और अब उन्हें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अब वो नहीं है, अब उनको एक मिनिस्ट्री दे दी गई है, कौन सी? ऊर्जा, आवास एंड शहरी विकास, ठीक है, मतलब अर्बन डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है। धर्मेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। देखिए ये न्यूज़ में भी बहुत रहे थे क्योंकि इन्होंने कहा था नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, तो ये भी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। इनसे कहा गया था भाई रिजाइन करो, इतने सारे एविडेंस हैं। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी न्यूज़ में आ जाता है चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोवर्सी में, आपको एक बार उसका नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि CUET की फुल फॉर्म क्या है। देखिए CUET अब यूनिवर्सिटी में एग्जाम एंट्रेंस का एग्जाम होता है तो इसकी फुल फॉर्म यूपीपीसीएस ने पूछ ली थी। तो कोई भी कंट्रोवर्सी हो या कोई पॉजिटिव नेगेटिव आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा न्यूज़ हो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। अगला जीतन राम मांझी, ठीक है, इनको MSME मिनिस्ट्री दी गई है, याद रखना है आपको ये। अगला अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को क्या मिला है? रेल मिनिस्टर का मिला है। अश्विनी वैष्णव को किसका मिला है? रेल मिनिस्टर का मिला है। इसके बाद बात करते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को क्या मिला है? फूड प्रोसेसिंग के मिला है। तो चिराग पासवान को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ये काफ़ी यूथ मिनिस्टर हैं, काफ़ी यंग हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना है, जब इनकी बहुत वीडियो वायरल हुई थी जब ये शपथ समारोह में थे अपने, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये राज्य मंत्री आपको नहीं पढ़ने हैं, इतना पूछा भी नहीं जाएगा, जो मंत्री मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आपको वही पढ़ना है। अब आते हैं 18th लोकसभा चुनाव के बारे में, कुछ डिटेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये 19 अप्रैल से 1 जून तक चला था, ये भी याद रखना है, डेट डायरेक्टली पूछ लेंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक चला था। काउंटिंग कब हुई थी? चुनावों की मतगणना संपन्न हुई थी 4 जून को संपन्न हुई थी, ठीक है। तो 19 अप्रैल से 1 जून याद रखना है, फिर 4 जून को संपन्न हुई थी मतगणना, काउंटिंग कंप्लीट हुई थी। अच्छा, 7 चरण में ये चुनाव हुआ था। कितने चरण में? 7 चरण में, ठीक है। तो टोटल कितने चरण में चुनाव हुए थे? 7 चरण में चुनाव हुए थे, ठीक है। 7 फेज में, याद रखना है, पूछा जा सकता है 7 फेज में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूपी का कौन से फेज में चुनाव हुआ था, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे उत्तराखंड PCS में आया था जो 14 जुलाई को हुआ था। तो उत्तराखंड का फर्स्ट फेज में हुआ था, तो ऑप्शन क्या थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज थे, ठीक है। तो ऐसे यूपी का अगर पूछा जाए तो यूपी का 7वां फेज में चुनाव हुआ था, क्योंकि यूपी में 80 सीट्स हैं तो एक फेज में चुनाव नहीं हुआ था यूपी में, 7वां फेज में कुछ कुछ सीटों में चुनाव हुआ था, ठीक है। लोकसभा की 80 सीट्स हैं यूपी में, क्लियर। अब आ जाइए, देखिए जो अपोजिशन था, अपोजिशन अलायंस का नाम क्या है? अपोजिशन के गठबंधन का मतलब विपक्षी गठबंधन का इंडिया, INDIA।
तो इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकती है या ये पूछा जा सकता है कि अपोजिशन का जो गठबंधन था उसका नाम क्या था, तो इंडिया का कुछ चेंज कर देंगे, इंडी लिख देंगे, या INDIA का DIA चेंज कर देंगे, मतलब स्पेलिंग चेंज कर देंगे। तो आपको इंडिया की फुल फॉर्म और इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, 2023 में मतलब 350 से प्लस सीटें हुआ करती थी पिछले में 17वीं लोकसभा में, बट इस बार कितनी एनडीए की सीटें आई, टोटल 293 सीटें आई। और अलग से भाजपा की बात करूं तो 240 सीटें आई। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा है तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। देखो देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर, अगला नहीं इसी में कंटिन्यू चलते हैं अभी, कि देखिए अच्छा यूपी में अगर मैं बात करूं तो यूपी में 80 सीटें लोकसभा की, और भाजपा की कितनी सीटें रह गई, 33 सीटें रह गई, कुल 33 रह गई, ठीक है। और अयोध्या की सीट पे ऐसा लग रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा ही जीतेगी, बट वहाँ से भाजपा हार गई, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, तो अयोध्या सीट से भाजपा हार गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना आपको, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ बस इसमें एक अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, जो आपकी एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, जनता दल है, ठीक है। जनता दल नीतीश कुमार की है, तेलुगु देशम पार्टी आप कमेंट करके बताइए किसकी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें, तो बहुत न्यूज़ में रही थी ये पार्टी के, जब तक गठबंधन नहीं बनेगा तब तक ये सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि 240 बहुमत का आंकड़ा तो नहीं है। इसके अलावा आपको एक चिराग पासवान की पार्टी और है, लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी नाम याद रखिए, चिराग पासवान की है, ठीक है। शिवसेना भी याद रखिए, ये एनडीए के साथ जुड़ी हुई है। अब आ जाते हैं अपोजिशन में, इंडिया की देखो मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, याद रखना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। इसमें देखो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आई, 37, और 33 किसकी आई, भाजपा की आई, बाकी इंडिपेंडेंट लोगों की आई होंगी, ठीक है। तो और भी हैं, तो आम आदमी पार्टी देखो, आम आदमी पार्टी की 3 सीटें आई, तो जो बहुत न्यूज़ में रहती है वो पता होनी चाहिए। अच्छा इंडिया अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य दल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पता होना चाहिए। अब आ जाओ कुछ और 18वीं लोकसभा की जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सूरत एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सूरत निर्वाचन क्षेत्र, जहां से कौन जीता, भाजपा के मुकेश दलाल जीते। क्यों? क्योंकि ये निर्विरोध जीते, कोई वहां पे अपोजिशन खड़ा हुआ था, उसका अपोजिशन का कैंसिल हो गया था, तो ये निर्विरोध जीते थे। तो याद रखना, सूरत निर्वाचन से मुकेश दलाल निर्विरोध जीते थे, ठीक है। और कौशाम्बी निर्वाचन से पुष्पेंद्र सरोज जीते थे, पुष्पेंद्र सरोज, और पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं, और ये कौशाम्बी यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र, तो याद रखना है। तो कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे युवा सांसद का नाम क्या है, पुष्पेंद्र सरोज, और किस पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक अमृतपाल सिंह सिंधु हैं, पंजाब के रहने वाले हैं ये, और ये जेल में थे, खालिस्तानी मूवमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जेल में थे, और ये निर्दलीय जीत के आए। तो ये भी याद रखना है, जेल में रहते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और निर्दलीय जीत के आए। क्या नाम है, अमृतपाल सिंह संधू, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, मैंने कितनी बताया, 71 मिनिस्टर हैं टोटल, और ये देखिए 74 महिलाएं। तो 18वीं लोकसभा में टोटल कितनी महिलाएं चुन के आई, 74, 74, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जबकि अगर मैं बात करता हूँ 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं थी, 78। तो देखो 4 कम और हो गई, कितनी, 4 कम और हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नोटा। नोटा की फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द, नोटा वोट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़े, इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। एक सूरत याद रखा हमने, एक इंदौर याद रखा, ठीक है, और एक कौशाम्बी याद रखा। कौशाम्बी क्यों याद रखा, क्योंकि वहाँ से सबसे युवा सांसद आए थे। अब आ जाते हैं राहुल गांधी के बारे में, ये हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं इस समय, ठीक है। मतलब इंडिया अलायंस जो चुन के आई है अपोजिशन एक तरीके से, उसके लीडर कौन है, राहुल गांधी, ठीक है। तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी जीते और केरल की वायनाड सीट से भी जीते, और उन्होंने बाद में वायनाड सीट को छोड़ दिया। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि दोनों सीटों पर रह लेते, नहीं, देखो हमारे RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये लिखा गया है कि अगर आप 2 सीट से इलेक्ट हो जाते हो तो आपको किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी दोनों सीटें वैकेट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। आई रिपीट, अगर 2 सीट से इलेक्ट हो गए तो एक को छोड़ दो, वरना दोनों सीटों को आपको वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, राहुल गांधी ने इसलिए वायनाड सीट को छोड़ दिया और रायबरेली से हैं। अब आ जाते हैं यूपी में समाजवादी पार्टी का क्या रहा। तो समाजवादी पार्टी की 2019 में 5 सीटें थी, मतलब 17वीं लोकसभा में 5 सीटें थी, और 18वीं लोकसभा में 37 सीटें आ गई, और 33 भाजपा की, 37 समाजवादी पार्टी की, ठीक है। और यूपी की लोकसभा में टोटल कितनी सीट है, 80 सीट है, और 31 राज्यसभा में सीट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए
18वीं लोकसभा में 6 राज्यों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है ये जो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, 29, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 22, त्रिपुरा में 2, दिल्ली में 7। अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा हुआ है कि स्टेट का नाम लिखा है, लोकसभा की सीट लिखी है, स्टेट का नाम लिखा है, राज्यसभा की सीट लिखी है, और पूछा है कि मिलान करो या कौन सा गलत है। तो अभी रिसेंटली ये 5 में न्यूज़ में आ गई है क्योंकि क्लीन स्वीप किया है। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीट है, 29 याद कर लो अभी की अभी, इसे बाद में रिवाइज करने का मौका भी नहीं मिलेगा और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। कितनी है मध्य प्रदेश में, 29। ठीक है, अब आ जाओ उत्तराखंड। उत्तराखंड ऊपर यूपी के ही ऊपर है, तो ठीक है 5 उत्तराखंड में कितनी, 5, हिमाचल प्रदेश में 4, तो उत्तराखंड के ऊपर 4, तो हमने एक उत्तराखंड पे लिखा 5, उसके ऊपर लिखा 4, मध्य प्रदेश में लिखा 29, अरुणाचल प्रदेश में 2, देखो अरुणाचल प्रदेश में 2 वर्ण है, अरुणाचल और प्रदेश, तो 2 की 2 ऐसे याद रख लो। त्रिपुरा में भी 2, ठीक है, और दिल्ली में 7। क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं, पूछा जा सकता है। देखो आगे चलते हैं। पहली बार केरल में भाजपा को 1 सीट प्राप्त हुई। इससे पहले केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनाती थी, पहली बार भाजपा को 1 सीट मिली। और 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ, 24 जून को। ये डेट भी याद रखनी है, 24 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इस लाइन में ही 2 करंट अफेयर है, कौन सी लोकसभा है, 18वीं, और गठन कब हुआ, 24 जून को। ठीक है, अच्छा देखिए अब प्रोटम स्पीकर कौन चुना गया, भर्तृहरि मेहताब। किस पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। कहाँ के, उड़ीसा के। तो भर्तृहरि मेहताब प्रोटम स्पीकर। अब आप देखो एक चीज़ याद रखनी है, जो बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ इसमें पॉलिटी का बेसिक। देखिए बेसिक क्या है कि जब 17वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई थी तो 18वीं बनने से पहले और 17वीं बनने डिसॉल्व होने के बीच के समय में स्पीकर तुरंत रिजाइन नहीं करते, स्पीकर अपने पद पर कंटिन्यू रहते हैं जब तक 18वीं लोकसभा गठित नहीं हो जाती। ये लाइन याद रखनी है कि जब भी 17वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई थी तो स्पीकर ने रिजाइन नहीं किया था। ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आता है। तो स्पीकर रिजाइन नहीं करता है, स्पीकर जब तक 18वीं लोकसभा नहीं बन जाएगी तब तक स्पीकर रिजाइन नहीं करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा में जब प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए तब स्पीकर ने रिजाइन किया था। क्लियर, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे 17वीं और 18वीं लोकसभा के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो स्पीकर सबको पता है, 18वीं लोकसभा के कौन है, ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के भी वही थे, ओम बिरला जी थे। ठीक है, इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे विधानसभा के साथ में चुनाव हुए। किसके, विधानसभा के साथ में चुनाव हुए। ठीक है, तो जो लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, साथ ही साथ कुछ 4 स्टेट में विधानसभा के भी चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। ठीक है, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये चल रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुल 4 के ही हुए थे, लेकिन हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन समझना होगा। क्या होता है कि लोकसभा और स्टेट की विधानसभा के चुनाव एक ही साथ कराए जाएँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं। इसके लिए अभी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के हेड कौन थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी उसके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में अभी तक बीजू जनता दल की सरकार आती थी। देखो उड़ीसा में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे बीजू जनता दल की सरकार थी, नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हुआ करते थे 24 साल से। पहली बार ऐसा हुआ है 24 साल बाद भाजपा ने वहाँ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, अभी इसके सीएम आगे मैं बताऊंगा कौन है भाजपा उड़ीसा में सीएम, वो भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो देखिए अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में सीएम कौन है, पेमा खांडू। ये नाम याद रखना है, पेमा खांडू। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में सीट कितनी है, टोटल 60। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीट कितनी है, 60। ठीक है, आगे, और ऊपर मैंने अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा की सीट कितनी है, 2, ऊपर मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और पेमा खांडू सीएम है। अब आ जाते हैं सिक्किम में सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग। नाम नहीं भूलना, सिक्किम के लोग सबको प्रेम करते हैं, तो प्रेम सिंह तमांग हो गए ये। ठीक है, इसमें सिक्किम में कितनी सीटें, 32 सीटें लोकसभा की, 32 सीटें याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, ये देखो ये भी बहुत न्यूज़ में था। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसी ने लोकसभा में एनडीए को सपोर्ट किया था, भाजपा को सपोर्ट किया था, इसीलिए भाजपा सरकार बना पाई थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सीएम है, चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तेलुगु देशम पार्टी। और
आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है विधानसभा की? 175, 175। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसेना का अध्यक्ष पवन कल्याण को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो देखिए, इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब पे, तो आपको भी याद रखना है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत वायरल हुई थी। और तो पवन कल्याण कौन है? राज्य के मतलब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना। और किस पार्टी से हैं? जनसेना पार्टी से हैं, जनसेना पार्टी से। क्लियर। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में कौन है? मोहन चरण मांझी सीएम बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पहली बार भाजपा की सरकार बनी है 24 साल बाद, और उसके सीएम कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। ठीक है, उड़ीसा में हाँ एक मुख्यमंत्री भी बनी है, उनका नाम है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रबाबू, सॉरी पवन कल्याण। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं उड़ीसा में? प्रावती परिदा, प्रावती परिदा, ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, मोहन चरण मांझी याद रख लिया, प्रावती परिदा याद रख लिया आपने। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा ये खत्म हो गया इलेक्शन वाला टॉपिक। अब देखिए, इतने सारे मैंने आपको करंट अफेयर बता दिए, तो कुछ इसके शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के लिए बनाने हैं। जैसा कि देखो, मैंने अभी आपको एक इमेज देख रहे हो, उसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। देखिए, कौन सी लोकसभा थी? 18th लोकसभा। कब गठित हुई? 24 जून 2024 को, ये डेट याद रखनी है। पीएम ने तीसरी बार शपथ ली, कब ली? 9 जून को। तो 24 जून 9 जून मैंने बताया था, याद रखना है। कौन से नंबर के पीएम है ये? 20वें नंबर के, ये भी याद रखना है। इसका टोटल मिनिस्टर कितने बने? 17 बने। फिर मैंने आपको 91st अमेंडमेंट के बारे में भी बताया था कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, और इस 17 में फीमेल कितनी है? 7 फीमेल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि जेपी नड्डा कौन से हाउसिंग मिनिस्टर हैं? जीतन मांझी कौन बने हैं? एमएसएमई के मिनिस्टर बने हैं। शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं। पासवान फूड प्रोसेसिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिखे हुए हैं, याद रखने ये सारे। अच्छा, 7 फेज में इलेक्शन हुआ था 19 अप्रैल से 1 जून तक, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। इंडिया की फुल फॉर्म बताई थी, अपोजिशन पार्टी। ठीक है, लीडर कौन है? राहुल गांधी हैं अपोजिशन पार्टी के। निर्विरोध सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से है जीता कौन था? मुकेश दलाल। ये भी बहुत न्यूज़ में रही थी, इसलिए ये नाम याद रखना है। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कहाँ से हैं? कौशाम्बी सीट से हैं, और कौशाम्बी सीट यूपी का डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, तो हमें याद रखना है पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं। स्पीकर सबको पता ही है, ओम बिरला जी हैं। टोटल फीमेल 74 हुई थी। पिछले साल कितनी थी? 19वीं लोकसभा में 78 थी। ये 20वीं है, सॉरी 17वीं लोकसभा में 78 थी, 18वीं ये है, इसमें 74 थी। ठीक है, याद रखना, नंबर याद रखना है, 18वीं है ये। और मैक्सिमम नोटा कहाँ पड़ा? इंदौर में पड़ा, मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, प्रोटम स्पीकर कौन है? भर्तहरि मेहताब हैं, उड़ीसा के हैं। तो देखिए, मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप भी बनाते जाइए, इससे आपको याद रहे, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत यात्रा पे आई। एक तो शपथ समारोह में आई थी, उसके बाद फिर 21-22 जून को फिर 2 दिवसीय यात्रा पे आई। ठीक है, तो हम बांग्लादेश के साथ क्या क्या एग्रीमेंट किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि एक तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चलता है बांग्लादेश के साथ, ये याद रखना चाहिए। किसके साथ चलता है? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ चलता है। और तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या याद रखना है हमको? तो हमको याद रखना है कि देखिए कि हाँ, ये राजशाही और कोलकाता के बीच में एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। क्या? एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि बांग्लादेश के साथ बता रहा था, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी। ठीक है, तो उन्होंने एक तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट बताया। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि राजशाही और कोलकाता के बीच में एक ट्रेन सेवा शुरू हुई। तो पूछ लेगा, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन सेवा शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक? तो राजशाही और कोलकाता के बीच में शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक नई बस सेवा शुरू हुई चटगांव और कोलकाता के बीच में। तो याद रखना, कोलकाता मिडिल में है, तो बस सेवा चटगांव लगेगा। तो ठीक है, और अगर ट्रेन सेवा आएगा तो राजशाही। तो ट्रेन में कौन लोग चलते हैं? राजा लोग चलते हैं, तो ऐसे याद रखना है, राजशाही टू कोलकाता। ठीक है, अच्छा, एक ब्लू इकोनॉमी वर्ड आया, तो ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ना रंगपुर एक नया उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया। तो बांग्लादेश ने एक नया उच्चायोग खोलेगा, जिसमें कि इंडिया का एक नया उच्चायोग खोलेगा। कहाँ पे? रंगपुर सिटी में। तो कहाँ पे? रंगपुर सिटी बांग्लादेश में है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लू इकोनॉमी मैंने आपको भी बता ही दिया, बस इतना ही याद रखना है। तीसरा याद रखना है, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई, बस कहाँ से चली, और रंगपुर क्या है इसमें, और ब्लू इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, कोझीकोड भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है। और साहित्यिक शहर डिक्लेयर कौन करता है? यूनेस्को। मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है इंडिया का? कोझीकोड। कौन सा सिटी है? कोझीकोड। कहाँ पे? केरल में है।
ठीक है, कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को डिक्लेयर करता है। अब ये वही कोझिकोड है, इसी को कालीकट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन से? 1498 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पर आया था। अच्छा, इसके अलावा कोझिकोडे को मूर्तियों का शहर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? मूर्तियों का शहर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे कि लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया गया है। क्या? लोक परीक्षा अनुचित संधान रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया गया है। इंग्लिश में अगर कहूँ, पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 लागू किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही थी, नीट का एग्जाम था, यूपीएससी पे भी आरोप लगे। ठीक है, यूपी आरओ का भी एग्जाम लीक हुआ, तो इसके रिलेटेड अब एक कानून की डिमांड हो रही थी, तो 2024 में नया कानून बना दिया, पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ठीक है, अब ये कब जारी की गई अधिसूचना, ये इंपॉर्टेंट है, 21 जून को। 21 जून को, ये डेट नहीं भूलनी आपको। ठीक है, अब देखिए 21 जून को एक चीज़ और मनाई जाती है, क्या? वर्ल्ड योगा डे। वर्ल्ड योगा डे। और इस डे 2024 की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक्ट है, इसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो मैक्सिमम 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। बस 10 साल और 1 करोड़ याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, बस इसमें इतना ही याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इस कानून के दायरे में यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा और रेलवे, बैंकिंग, ये सारी परीक्षाएं जो एनटीए कराती है, वो सब कंप्यूटर आधारित जो भी परीक्षाएं हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जो भी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराती हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल। इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्मृति वन भूकंप स्मारक कहाँ पे है? भुज में है। भुज कहाँ है? गुजरात में है। और ये सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में आ गया है। किसने ये कहा है? यूनेस्को ने कहा है। तो 3 करंट अफेयर हो गए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यूनेस्को एक अवार्ड देता है, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। उसमें 7 खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में जो भुज का स्मृति वन संग्रहालय है उसको तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत के किसी संग्रहालय को ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है, इससे पहले अभी तक किसी को नहीं मिली थी, और वो भी तीसरे नंबर पे है ये। ठीक है, आगे, अब ये जो भुज का स्मृति वन संग्रहालय है, ये भुज पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, जहाँ पे बहुत हरियाली है। तो भुज पहाड़ियाँ कहाँ हो गई? गुजरात में हो गई, ये भी आपको याद रखना है। आगे, तो फर्स्ट नंबर ये भुज वाला स्मृति वन है वो 3rd पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? चीन का चेंगदू से। चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम है। तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, ये भी नाम याद रखने हैं, चीन का A4 CA। ठीक है, तो A4 आर्ट म्यूजियम हो गया, और मिस्र का ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, नाम से ही पता लग रहा है। तो मिस्र का, तो चीन का फर्स्ट है, मिस्र का सेकंड है, इंडिया का 3rd हो गया है। ठीक है, इसके अलावा टोटल 7 हैं, तो अभी हमें 4 और पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये टेबल बना के एग्जाम में आ सकता है। हमें छोड़ना कुछ नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, हम इस वीडियो में कुछ छोड़ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जापान का कौन सा है? वो है तो सिमोसे आर्ट म्यूजियम। तो कैसे याद रखना है? जापान के लोग समोसा बहुत खाते हैं। ठीक है, खुद हाइट में छोटे होते हैं और समोसा भी छोटा होता है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड का पेलेस, नीदरलैंड के लोग हैट पहनते हैं। ठीक है, पेलेस हैट लू, ऐसे याद रख सकते हैं। नीदर के लोग हैट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं। ठीक है, ओमान का ओमान एक्रॉस एजेस म्यूजियम। ठीक है, ओमान के लोग क्रॉस पहनते हैं, जो क्रिश्चियन में क्रॉस पहनते हैं ना, तो हम कह सकते हैं ओमान के लोग क्रॉस पहनते हैं, ऐसे करके याद कर लेते हैं। ठीक है, और पोलैंड का पोलिस इतिहास संग्रहालय, नाम से ही पता लग रहा है। तो हमने चाइना का क्या याद किया? A मतलब A4 आर्ट म्यूजियम, मिस्र का ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, नाम से ही पता लग रहा है। जापान के लोग समोसे बहुत खाते हैं, सिमोसे आर्ट म्यूजियम। नीदरलैंड का पेलेस हैट लू, तो नीदरलैंड के लोग हैट पहने हुए हैं। और ओमान का एक्रॉस एसेज म्यूजियम। ठीक है, ओमान के लोग क्रॉस पहने हुए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो भुज में अर्थक्वेक आया था उसकी स्मृति में ये बनाया गया था स्मृति वन। तो भुज में भूकंप कब आया था? ये डेट याद रखनी है, 26 फरवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, और ये वन कब बना था स्मृति वन? 28 अगस्त 2001 को। इसका मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था, इसका 28 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया था, और 26 जनवरी 2001, ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, आगे, अब देखिए, ये जो स्मृति वन है भुज की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, वहाँ पे बहुत हरियाली है, और हम ये कह सकते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है। तो ये मियावाकी क्या है? देखो, मियावाकी एक जापानीज मेथड है जिसके थ्रू बहुत जल्दी जल्दी पेड़ उगने लगते हैं और फॉरेस्ट डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था कि मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है। तो अर्बन एरिया में
छोटे छोटे फॉरेस्ट उगाने के लिए इसको माना जाता है। तो मियावाकी मेथड की खासियत क्या है कि अर्बन एरिया में इस टेक्निक से पेड़ उगाए जाते हैं, इतने कम दूरी पे पेड़ लगाए जाते हैं और वो जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। जब दो पेड़ों को कम दूरी पे लगाओगे तो वो रिसोर्स के लिए आपस में लड़ेंगे तो वो जल्दी जल्दी बड़े होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मियावाकी मेथड बोलते हैं। और ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू फॉरेस्ट डेवलपमेंट किया जाता है अर्बन एरिया में। तो ये यूपीएससी 2022 में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है यूपीपीसीएस में इस साल आ जाए, तो इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, मियावाकी जंगल किससे रिलेटेड है, जापानीज टेक्नोलॉजी, ये भी याद रखना है। अगला करंट अफेयर, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे लगी है, नई दिल्ली के CSIR के मुख्य हेडक्वार्टर में लगी है। ठीक है, नई दिल्ली में CSIR का जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ पे लगी है। तो ये कौन सी तारीख को लगाई गई थी, 23 अप्रैल 2024 को। इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, अब फिर आ सकता है, याद रखना 23 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। इस पर एक सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई। अब इस घड़ी का काम क्या है कि उत्सर्जन को ट्रैक करना, कि हम शून्य उत्सर्जन की तरफ कितना प्रयास कर रहे हैं, हम कब तक पहुंच जाएंगे, तो ये जलवायु घड़ी ट्रैक करती रहेगी। ठीक है, शून्य उत्सर्जन मतलब जीरो एमिशन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, चिया पास, तो मुझे इस चिया पास को याद रखना है बस, बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चिया पास एक प्लेटू है। अब ये प्लेटू कहाँ पे है, मैक्सिको में है, तो हमें याद रखना है चिया पास प्लेटू कहाँ पे है, मैक्सिको में है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए याद रखना है आपको, चिया पास प्लेटू मैक्सिको। अगला करंट अफेयर, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का अनावरण किया गया। तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल कश्मीर में है, कहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कश्मीर में है, याद रखना। ठीक है, और ये किस नदी पे बना हुआ है, चिनाब नदी पे। 359 मीटर इसकी हाइट है और इसकी लेंथ है 1.3 किलोमीटर। तो इसमें 3 करंट अफेयर याद रखने हैं। सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में, 1.3 किलोमीटर लेंथ है इसकी, चिनाब रिवर पे बना हुआ है और 359 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, 359 मीटर हाइट पे बना हुआ है। बस इसमें और कुछ नहीं याद रखना, आगे बस इतना याद रखना है, चिनाब नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे देखिए, जो चिनाब नदी है इसकी 2 हेडवार ट्रिब्यूटरी हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा जब टांडी पे आके मिलती हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये चंद्रा है, ये भागा है, यहाँ पे टांडी है। ठीक है, यहाँ से चिनाब बोलते हैं। तो चंद्रा, भागा और फिर टांडी पे आके, तो पूछ लेगा कि चंद्रा भागा जहाँ पे आके मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, जगह का नाम है टांडी। क्या, टांडी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। कौन, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम, केरल का। ठीक है, किसने दिया, CII ने दिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने बोला है कि तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल वाला पहला हवाई अड्डा बना है। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी वहाँ से कचरा निकलता है उसका वो प्रॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, प्रभावी यूज करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त की है इसने। आगे चलते हैं, WHO ने एक भारतीय संस्थान को मान्यता दी है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का है, हैदराबाद का है। उसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम NIMHS, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हेल्थ। ठीक है, तो इसका याद रखना है हमें, NIMH इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये इससे पहले 2 इंस्टीट्यूट को भी ये नाम मिल चुका है रिकॉग्निशन, ये तीसरा है। और NIMH का एक अमर पोर्टल है। ये अमर पोर्टल क्या कर रहा है, आयुष से रिलेटेड जो भी पांडुलिपि हैं, प्रतिलिपि हैं, उनका डिजिटलाइजेशन कर रहा है। कौन, अमर पोर्टल, किसका है, NIMHS का। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं DD किसान ने। तो पूछा जा सकता है DD किसान ने 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं, उनके नाम क्या है, कृषि और भूमि। कृषि और भूमि। ठीक है, अब ये 24 घंटे काम करेंगे, 365 दिन काम करेंगे और ये 50 भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। इनकी क्षमता ये 50 भाषाओं में संवाद कर लेंगे। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि DD किसान चैनल 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। देखो यूपीपीसीएस डेट बहुत पूछता है, तो डेट हमें याद रखनी है, कब लॉन्च किया गया था, 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं कि बिहार का नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को रामनाथ स्थल घोषित किया गया है, रामसार स्थल घोषित किया गया है। किसको, बिहार के नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य मतलब बर्ड सेंचुरी को रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। तो टोटल इंडिया में कितनी रामसार साइट हो गई हैं, 82 रामसार साइट हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बिहार का नागी और नटकी है ये बिहार के जमुई जिले में है। किसमें, जमुई जिले में। ये बिहार PCS में आ सकता है, याद रखना, जमुई जिले में है।
ठीक है, बिहार पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले बिहार में एक और था रामसर साइट, उसका नाम है बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, ये भी रामसर साइट है। इसे 2020 में दर्जा दिया गया था और नागी और नटकी को 2024 में दर्जा दिया गया है, ठीक है, रामसर साइट का। अब देखिए मैंने इधर कुछ लिखा हुआ है, ये समझ लेते हैं। जो रामसर एक सिटी है, कहाँ पे? ईरान में है। रामसर एक सिटी है, ईरान में है, ठीक है। और रामसर साइट कब स्टार्ट हुई थी? 2 फरवरी 1971 को लागू हुई थी कि अब से हम कंट्रीज़ में रामसर साइट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार इसकी थीम क्या है 2024 के लिए? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। आई रिपीट, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं और इसकी 2024 के लिए थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। और रामसर सिटी कहाँ का है? ईरान का है। इस रामसर कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड को डिक्लेयर किया जाता है। और टोटल इंडिया में कितने वेटलैंड हो गए हैं अभी जून 2024 तक? तो 82 वेटलैंड हो गए हैं, 82 वेटलैंड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ये याद रखिए, 1 फरवरी 1982 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन इंडिया ने रामसर साइट को अडॉप्ट किया था और तब से इंडिया में रामसर साइट डिक्लेयर की जाने लगी। तो इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 1 फरवरी 1982 को, ठीक है। अब बात करते हैं जो पक्षी बर्ड सेंचुरी है उनके बारे में, क्योंकि बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा एक मिनट डिटेल में बात कर लेते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये 81वां है, तो 82वां कौन सा हो गया? नटकी हो गया, ठीक है। तो याद रखना 82वां नटकी है और 81वां नागी है, ठीक है। और दोनों मैन मेड वेटलैंड है, मैन मेड। वहाँ पे नागी नटकी के पास वेटलैंड बना हुआ है, वहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो उसी को हमने रामसर साइट बोल दिया, ठीक है। और नागी को 1984 में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। और 2024 में से रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ऐसे ही नटकी को भी बर्ड सेंचुरी 1984 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और अब देखो, भारत दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, मतलब रामसर स्थल भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हैं और हम चाइना के बराबर हो गए हैं। मतलब अगर टोटल रामसर साइट इंडिया में 82 हैं तो चाइना में भी इस समय 82 हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूके है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूके है, ठीक है। और मैक्सिको दूसरे नंबर पे है। मैक्सिको किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। विश्व शिल्प नगर का दर्जा किसको दिया गया है? तो विश्व शिल्प नगर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। किसको? श्रीनगर को दिया गया है, ठीक है। अब किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है। और किसको? श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा। याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। और ये श्रीनगर चौथा शहर बना है। इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, इन तीनों को भी क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है। इससे पहले यूनेस्को ने एक बार क्रिएटिव सिटी के रूप में, शिल्प के लिए क्रिएटिव सिटी के रूप में श्रीनगर को घोषित किया था, ठीक है। तो यूनेस्को पहले 2021 में ही इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट डिक्लेयर कर चुका है। अब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भी डिक्लेयर कर दिया है और चौथा सिटी बना है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ध्यान से सुनना इसे। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल हुए हैं। तो यूनेस्को एक रजिस्टर मेंटेन करता है, मेमोरी रजिस्टर, स्मृति रजिस्टर, उसमें ये 3 शामिल हुए हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी यूनेस्को की जिसमें इन तीनों को स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया था? मंगोलिया के उलान बतूर में। ये याद रखना है, उलान बतूर में हुई थी। कहाँ? मंगोलिया के उलान बतूर में, ठीक है। स्मृति रजिस्टर को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। देखिए, इसके अलावा कुछ महान कृतियाँ पहले से भी शामिल हैं, जैसे कि अभी तो इन तीनों को शामिल किया गया, इससे पहले ये वाली सुल्ताना का ड्रीम, सुल्ताना का सपना, सुल्ताना ड्रीम, ये किसने लिखी है? रोकिया हुसैन ने लिखी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है। सुल्ताना का ड्रीम, सुल्ताना का सपना, ठीक है। इसके अलावा तुलसीदास की रामचरितमानस है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है और आनंद वर्धन का सहृदय लोकलोचन है। तो सहृदय लोकलोचन किसका है? आनंद वर्धन का। और पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। और रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को मेंटेन करता है, वो कब से मेंटेन कर रहा है? 1992 से ये पहले स्टार्ट हुई थी, तब से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि कोई भी ऐसी कल्चरल और साइंटिफिक वैल्यू के जो भी दस्तावेज हैं, लिटरेचर हैं, उनको संरक्षित करना, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य के दस्तावेजों को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है।
अब देखिए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। किसके टाइम पे? सम्राट अकबर के टाइम पे लिखी थी, ठीक है। और कौन से ईयर में? 1574। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में मुगल सम्राट अकबर के टाइम पे लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा, और 1574 में लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये हरि गीत का छंद में लिखी गई है। किसमें? हरि गीत का छंद में लिखी गई है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र क्या है? एक दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं मतलब ये, इसमें मानव रूपी जानवरों की कहानियों के बारे में बात की गई है और लोगों को सिखाया गया है एथिकल और मोरल स्टोरी के बारे में, ठीक है। एथिकल एंड मोरल स्टोरी है मानवीय रूपी जानवरों की कहानी के साथ। इसके अलावा बात करते हैं सहृदय लोकलोचन। सहृदय लोकलोचन क्या है? आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है, आनंदवर्धन के द्वारा, ठीक है। आनंदवर्धन कौन थे? तो ये भारतीय काव्यशास्त्र का आनंदवर्धन कौन थे? 9वीं शताब्दी में कश्मीर में प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। तो ये लेखक थे और अवंती वर्मन जो कश्मीर के शासक थे उनके शासनकाल में रहते थे। ये तीनों चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, मैंने आपको एक बार बता दी हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पंचतंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथिकल और मोरल स्टोरीज़ हैं, इस कहानियों के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने बचपन में कभी सुनी भी हो, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हैं, ये नहीं आएगा एग्जाम में। आगे चलते हैं। देखिए, भारत लगातार 6वें वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो 6वीं बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर, मतलब इंटरनेट शटडाउन भारत देश में सबसे ज़्यादा किया जाता है, शीर्ष पर है 6 साल से। कोई अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है ना। और ये कौन निकालता है? एक्सेस नाउ ये रिपोर्ट निकालता है, साथ में कीप इट ऑन निकालता है। कीप इट ऑन ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी समूह है, ये रिपोर्ट निकालते हैं और इंटरनेट शटडाउन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। और इस रिपोर्ट का नाम था सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम ये था और भारत शीर्ष पे है इसमें। देखिए, अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आप सोच रहे होगे बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी? भाई, आर्टिकल 19 में बिजनेस की बात की गई है। आज बिना इंटरनेट के बिजनेस संभव है क्या? मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो इससे बेरोजगारी, मतलब आप ये समझो इंटरनेट शटडाउन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी लंबे लंबे समय तक रहता है। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट सब कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो इंडिया इस पर शीर्ष पे है। देखो कितना, मतलब ऐसा कदम उठाते हैं कि इंटरनेट शटडाउन करना पड़ जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण। तो भीष्म क्या है? एक पोर्टेबल अस्पताल है। भीष्म क्या है? एक पोर्टेबल अस्पताल है। तो किसने सफल परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना ने सफल परीक्षण किया, ठीक है। जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ो ना तो 2-3 बार उसके क्वेश्चंस बना लो। भीष्म क्या है? पोर्टेबल अस्पताल है। किसने किया सफल परीक्षण? भारतीय वायुसेना ने किया। अब भारतीय वायुसेना ने क्या किया? इस पोर्टेबल अस्पताल को आगरा में ड्रॉप किया पैराशूट के थ्रू, ठीक है। पोर्टेबल है, ड्रॉप कर दिया। अब ये अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, भारत इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री। अब ये पोर्टेबल अस्पताल है, कहीं भी आप ले गए इसको कैरी करके और कहीं भी ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे अगर ज़रूरत है सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे इस हॉस्पिटल के थ्रू इलाज किया जा सकता है, क्योंकि 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। और जैसे इसमें क्या है, इसका वजन क्या है? 720 kg है। और इसमें हर तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर है, खून की जाँच करा सकते हैं, छाती, रीढ़, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कर सकते हैं इसमें। हर तरह की मशीनें हैं, 200 लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। मान लो कोई कहीं फंस गया, डिजास्टर वगैरह आ गया, फ्लड आ गया, तो इस अस्पताल को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और लोगों का इलाज कर दिया। तो अच्छी पहल है। तो भीष्म की फुल फॉर्म एक बार और, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए, पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन ये किसने स्टार्ट किया है? उत्तराखंड सरकार ने। इसमें क्या होता है? पिरूल का मतलब क्या होता है? बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों में सूखने के बाद ना बहुत जल्दी आग पकड़ती है और पूरे एरिया में फॉरेस्ट फायर फैल जाती है। तो पिरूल लाओ पैसे पाओ एक मिशन शुरू किया गया। इसके थ्रू जो भी पिरूल लाएगा, उत्तराखंड सरकार जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई होगी, तो उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से रुपए मिलेंगे। और उस पिरूल से क्या किया जाएगा? कुछ तो किया जाएगा। सरकार ऐसे ही तो इकट्ठी नहीं करेगी, तो उससे बिजली बनाएगी। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है वेस्ट टू वेल्थ का। वेस्ट से हम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, मीन्स में हम एज अ कीवर्ड यूज़ करते हैं वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है ना। अगला करंट अफेयर, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना है। तो
सौर ऊर्जा के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, याद रखना उत्पादन बात कर रहा हूँ, सौर ऊर्जा प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक आ गई है? थर्ड रैंक आ गई है। किसको पीछे छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा है। अभी तक जापान फर्स्ट हुआ करता था। और अगर 2015 में मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो सोलर एनर्जी में इंडिया की रैंक 9th हुआ करती थी, आज कितनी है? थर्ड है, याद रखना, प्रोडक्शन में। और ये किसने बोला? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 आया था, उसके थ्रू में पता निकला। ये किसने रिपोर्ट निकाली? एक एजेंसी है एम्बर, उसने ये रिपोर्ट निकाली। ठीक है, कितनी रैंक है? थर्ड। किसको पीछे छोड़ा? जापान। जापान याद रखना है। और इंडिया में अब कितने यूनिट सोलर एनर्जी जनरेट हुई? तो 113 बिलियन यूनिट। ठीक है, जापान में 110 हुई, तो 3 बिलियन यूनिट हमारे यहाँ ज़्यादा हुई, तो हम थर्ड नंबर पे आ गए। अगर मैं बात करूँ टोटल एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, उसका कितने परसेंट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? तो 5.8% का सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कितना? 5.8% का, याद रखना है आपको। ठीक है, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की चौथी रैंक है। उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथी सर्वाधिक वृद्धि की है। यहाँ वृद्धि की बात हो रही है, ऊपर उत्पादन की। अगर वृद्धि में इंडिया की रैंक कितनी है? चौथी है। तो देखिए प्रोडक्शन और इंक्रीज दोनों अलग अलग हैं। प्रोडक्शन में थर्ड रैंक है और वृद्धि में फोर्थ रैंक है। वृद्धि का मतलब हम पीछे से कंपैरिजन कर रहे होंगे पिछले साल से, पिछले साल कितना था और इस साल कितना है। तो पिछले साल से हमने चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। तो वृद्धि में फर्स्ट रैंक है चीन की, सेकेंड है अमेरिका की और थर्ड है ब्राज़ील की, फोर्थ है इंडिया की। और प्रोडक्शन में कितनी है? प्रोडक्शन में इंडिया की थर्ड है, जो कि मैंने आपको बताया। आई रिपीट, प्रोडक्शन में इंडिया की थर्ड रैंक है सोलर एनर्जी में, और वृद्धि में कितनी है? फोर्थ रैंक है। ठीक है, अगला करंट अफेयर कि महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन, किसका? संविधान पार्क का। तो महाराष्ट्र का ये पहला है। इंडिया का पहला संविधान पार्क कौन सा है? वो जयपुर में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, जयपुर में पहला संविधान पार्क खोला गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितनी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, उनके बारे में जानकारी देना। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी? ठीक है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट करते हैं तो पता लगता है कि आप इंगेज्ड हैं, सुन रहे हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बताने का मन करता है और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो आपको पार्टिसिपेटरी अप्रोच अडॉप्ट करना है। ठीक है ना, तो आपको कमेंट जरूर करना है, जो भी आपसे पूछा जाए कमेंट जरूर करिए। तो पहला कहाँ है? जयपुर में है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान को अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार आ चुकी है। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, दोनों याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं तेंदुओं की जनगणना हुई। कितनी? तेंदुओं की जनगणना की रिपोर्ट आई। ठीक है, तेंदुओं की जनगणना की रिपोर्ट में तेंदुओं की संख्या बताई गई। तो 29 फरवरी को ये रिपोर्ट आई। तो देखिए 29 से मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्या कि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। ठीक है, फरवरी नहीं, 29 जुलाई को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे। चलो अब बात करते हैं तेंदुओं की गणना, लेपर्ड की जनगणना में कि कितनी रैंक है, मतलब कितने नंबर्स हैं। तो 13874 कैसे याद रखोगे? देखो 3 4 दोनों हैं, 7 8 दोनों हैं, तो ऐसे याद रखोगे। जब भी अगर पूछा जाए कितनी है और 4 ऑप्शंस बना के देने, तो आपके दिमाग में अच्छा 7 8 एक साथ लिखा था, 3 4 था उस नंबर में, तो आपको जहाँ भी दिखे वहाँ टिक कर दीजिए। तो 13874। ठीक है, 5 डिजिट नंबर है ये। अच्छा, इससे पहले 2014 में कितनी थी? 7910 नहीं याद रखनी, बट पता होना चाहिए कि अच्छा पहले से बढ़ गई है बहुत। अच्छा, सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं? मध्य भारत और वह पूर्वी घाट में। मध्य भारत में, मिडिल इंडिया में और ईस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरे नंबर का भी याद रख सकते हैं, पश्चिमी घाट में सेकंड नंबर पे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, 3596। आपको डेटा केवल यही याद रखना है, 13874, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? मध्य भारत और पूर्वी घाट में। अच्छा, शिवालिक की जो हिल्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी वो गिरावट देखी गई। ठीक है, शिवालिक की हिल्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई थी। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा, तो ये आपको चारों याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है, फोर्थ पे तमिलनाडु। अब देखिए एग्जाम में आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने तो एक ही बार पढ़ा है, अब मैं भूल जाऊँगा। तो देखिए इंडिया का मैप बनाइए, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर नीचे कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। तो देखिए ये सीक्वेंस बन रहा है, जैसा मैंने देखो बहुत महीन हल्का हल्का बनाया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये पिक्चर मेमोरी बन जाएगी। अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे थे और ऐसे ऐसे कुछ था। तो अब जैसे 2-3 बार अभी देख लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से जब भी कोई नंबर आए तो पिक्चर मेमोरी बनानी है आपको इस तरह से, ठीक है। एक कदम अगला, तो सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता दी गई है। कौन सी सुरंग को? सेला सुरंग को, ठीक है। सेला सुरंग को क्या बोला गया? सबसे ऊंची सुरंग है। और किसने बोला है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने बोला है। अब सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना है। सेला सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसमें 2 लेन है। कितनी लेन है? 2 लेन की सुरंग है, ठीक है। और किसने बोला? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने। क्लियर? अच्छा देखिए, इसके अलावा ये जो सुरंग बनी है इसे इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये इस सुरंग को बनाने में ऑस्ट्रेलियाई पद्धति का यूज़ किया गया है। क्या? ऑस्ट्रेलिया की पद्धति का यूज़ किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए कि जो ये सिल के मतलब सुरंग है, इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलियाई पद्धति का यूज़ किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई पद्धति अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में आई थी। कैसे न्यूज़ में आई थी? कि जो टनल है, आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक टनल कोलैप्स कर गई थी, तो वहाँ पे 41 मजदूर फंस गए थे। उस टनल का क्या नाम था? सिलक्यारा टनल। क्या था? सिलक्यारा टनल, ठीक है। अब उस सिलक्यारा टनल में जब इतने लोग फंस गए थे तो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा था, ऑर्नोल्ड डिक्स। ये टनल एक्सपर्ट है। क्या है? टनल एक्सपर्ट है। इसकी मदद से ही हम 41 मजदूरों को निकाल पाए थे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ऑर्नोल्ड डिक्स, याद रखना। क्या नाम है? ऑर्नोल्ड डिक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, और इस जो सेला टनल का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, एक बार ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा, सारा करंट अफेयर आपके बहुत काम में आएगा एग्जाम में, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर करके, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कमेंट जरूर करिए, जिससे कि आप इंगेज रहते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। थैंक यू।